Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 21 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 21 में हैं और आज हम क्लासिफिकेशन एडवांस्ड एंड मिक्स्ड के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज के लेसन में हम मल्टी क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन, हिडन पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग्स के बारे में सीखेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमें एडवांस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में समझने में मदद करते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट्स हमें एग्जाम में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को एक कैटेगरी में रखते हैं। अब ये कैटेगरी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि कलर, साइज, शेप या फिर कोई और क्राइटेरिया। मल्टी क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हम उनकी कलर, साइज और टेस्ट को क्राइटेरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। हिडन पैटर्न्स में हम किसी भी चीज के पैटर्न को ढूंढते हैं। जैसे कि अगर हम एक सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो हम उस सीरीज को एनालाइज करते हैं और पैटर्न को ढूंढते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग्स में हम चीजों को एक ग्रुप में रखते हैं, लेकिन ये ग्रुपिंग इतनी सिंपल नहीं होती। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं तो हम उनकी एज, जेंडर और मार्क्स को क्राइटेरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे हमें मदद करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। हम उन्हें कैटेगरीज में रखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और फूड। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है। अब चलिए देखते हैं कैसे हम मल्टी एट्रीब्यूट एनालिसिस का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें A1 का मतलब है पहला एट्रीब्यूट, यानी हम किस एट्रीब्यूट से शुरू करते हैं। W1 का मतलब है उस एट्रीब्यूट का वेट, यानी उस एट्रीब्यूट की कितनी इंपॉर्टेंस है। और X1 का मतलब है उस एट्रीब्यूट का वैल्यू, यानी उस एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यू है। तो हम इन सभी एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं। जैसे अगर हम एक प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम उसकी एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स को सही से वेट नहीं करते। तो ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें xn का मतलब है nth टर्म, यानी हम किस टर्म को ढूंढना चाहते हैं। A1 का मतलब है पहला टर्म, यानी हम किस टर्म से शुरू करते हैं। और D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी हम किस डिफरेंस से टर्म्स को ढूंढना चाहते हैं। तो हम इन सभी टर्म्स को ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स टर्म्स को सही से ढूंढ नहीं पाते। तो ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें G1 का मतलब है पहला ग्रुप, यानी हम किस ग्रुप से शुरू करते हैं। W1 का मतलब है उस ग्रुप का वेट, यानी उस ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है। और X1 का मतलब है उस ग्रुप का वैल्यू, यानी उस ग्रुप की कितनी वैल्यू है। तो हम इन सभी ग्रुप्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं। जैसे अगर हम एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ग्रुप्स को सही से वेट नहीं करते। तो ध्यान रखिए, एक शॉपिंग मॉल में 5 प्रोडक्ट्स हैं। हम उन्हें प्राइस, ब्रांड और क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। प्राइस के लिए हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, लो, मीडियम और हाई। ब्रांड के लिए हमने 2 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, लोकल और इंटरनेशनल। और क्वालिटी के लिए हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। तो हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को प्राइस की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, लो, मीडियम और हाई। स्टेप 2, अब हम प्रोडक्ट्स को ब्रांड की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। हमने 2 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, लोकल और इंटरनेशनल। स्टेप 3, अब हम प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। स्टेप 4, अब हम इन सभी एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। स्टेप 5, तो हमने प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर लिया है।
अब हम इन्हें एक टेबल में रखेंगे और फिर उन्हें एनालाइज करेंगे। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर लिया है, तो अब समझते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, प्राइस, ब्रांड और क्वालिटी। और फिर हमने इन एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें ऐड किया। तो हमने प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम प्रोडक्ट्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे। एक सीरीज में 10 टर्म्स हैं, हम उन्हें पैटर्न की बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो हम इन टर्म्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले हम सीरीज को एनालाइज करेंगे और फिर पैटर्न को ढूंढेंगे। स्टेप 2, अब हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 3, अब हम टर्म्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। स्टेप 4, तो हमने टर्म्स को क्लासिफाई कर लिया है। अब हम इन्हें एक टेबल में रखेंगे और फिर उन्हें एनालाइज करेंगे। स्टेप 5, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। तो हमने टर्म्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। स्टेप 6, तो अब समझते हैं कि हम टर्म्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और फिर टर्म्स को क्लासिफाई किया। एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम टर्म्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स हैं। हम उन्हें एज, जेंडर और मार्क्स की बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो हम इन स्टूडेंट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को एज की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 2, अब हम स्टूडेंट्स को जेंडर की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 3, अब हम स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 4, अब हम इन सभी एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। स्टेप 5, तो हमने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर लिया है। अब हम इन्हें एक टेबल में रखेंगे और फिर उन्हें एनालाइज करेंगे। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर लिया है, तो अब समझते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, एज, जेंडर और मार्क्स। और फिर हमने इन एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें ऐड किया। तो हमने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम स्टूडेंट्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे। एक कंपनी में 5 एम्प्लॉइज हैं। हम उन्हें एक्सपीरियंस, स्किल्स और सैलरी की बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो हम इन एम्प्लॉइज को कैसे क्लासिफाई करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले हम एम्प्लॉइज को एक्सपीरियंस की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 2, अब हम एम्प्लॉइज को स्किल्स की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 3, अब हम एम्प्लॉइज को मार्क्स की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। स्टेप 4, अब हम इन सभी एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। स्टेप 5, तो हमने एम्प्लॉइज को क्लासिफाई कर लिया है। अब हम इन्हें एक टेबल में रखेंगे और फिर उन्हें एनालाइज करेंगे। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। तो हमने एम्प्लॉइज को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। एम्प्लॉइज को क्लासिफाई कर लिया है, तो अब समझते हैं कि हम एम्प्लॉइज को कैसे क्लासिफाई करते हैं। हमने 3 एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं, एक्सपीरियंस, स्किल्स और सैलरी। और फिर हमने इन एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें ऐड किया। तो हमने एम्प्लॉइज को सक्सेसफुली क्लासिफाई कर लिया है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम एम्प्लॉइज को एक एक करके एनालाइज करेंगे और फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो अब समझते हैं कि हम क्लासिफिकेशन को कैसे इजीली कर सकते हैं। एक टिप ये है कि हम एट्रीब्यूट्स को सही से वेट करेंगे। जैसे अगर हम प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो हम उनके एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। एक और टिप ये है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर हम सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं, तो हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे। एक टिप ये है कि हम कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग्स को कैसे इजीली कर सकते हैं। हम ग्रुप्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। एक और टिप ये है कि हम एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो हम उनके एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे। एक टिप ये है कि हम मल्टी एट्रीब्यूट एनालिसिस को कैसे इजीली कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। एक और टिप ये है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर हम सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं, तो हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे। एक टिप ये है कि हम कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग्स को कैसे इजीली कर सकते हैं।
हम ग्रुप्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हम उनके एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। एक शॉपिंग मॉल में 5 प्रोडक्ट्स हैं। हम उन्हें प्राइस, ब्रांड और क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। तो अब समझते हैं कि हम क्लासिफिकेशन को कैसे इजीली कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे और फिर उन्हें वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर हम सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग्स को कैसे इजीली कर सकते हैं। हम ग्रुप्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हम उनके एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे। तो अब समझते हैं कि हम मल्टी एट्रीब्यूट एनालिसिस को कैसे इजीली कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर हम सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम क्लासिफिकेशन को कैसे इजीली कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को सही से असाइन करेंगे और फिर उन्हें वेट की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर हम सीरीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टर्म्स को क्लासिफाई करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है। एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 22 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।